है सन 1962 की देश की आजादी के महज 15 साल बाद, जब देश बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा था, तब विक्रम साराभाई नेहरू जी के पास पहुंचते हैं और एक प्रस्ताव रखते हैं कि हमें अपना खुद का एक स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए। नेहरू जी शॉक्ड रह जाते हैं। ऑब्वियस सी बात, होना भी है। आपके घर में सब खाने के लिए परेशान है और आप कह दो कि मैं एक बाइक लूंगा, तो सब आपको उसी नजरों से देखेंगे। बट जब आप ये बताओगे कि इस बाइक से मैं फ्लिपकार्ट जोमेटो की डिलीवरी करूंगा और वहां से कुछ पैसे कमा के लाऊंगा ताकि सब लोग खा पी सकें, तो शायद सबका दृष्टिकोण कुछ बदलेगा। एग्जैक्टली वही हुआ। साराभाई ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो गरीबी हो, भुखमरी हो, या हमारे पड़ोसी देशों की जो स्थिति है हमको लेकर के, इंडिया और चाइना जिस तरह से परेशान कर रहे हैं, इन सब का एक सलूशन है हमारा स्पेस प्रोग्राम। सोचिए अगर हमारे देश के किसान को इस बारे में सही जानकारी मिल जाए कि बारिश इस वर्ष कितनी होने वाली है और कब होने वाली है, ताकि वो सही समय अपनी फसलों को उगा सके और काट सके, तो सोचिए उत्पादन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं भुखमरी की समस्या हल होगी। स्पेस प्रोग्राम में हम बहुत सी चीजें इंक्लूड करेंगे, जैसे कि एक अपना खुद का टेलीविजन प्रसारण होगा हमारे सेना के पास अपने खुद के सैटेलाइट्स होंगे, हमारा खुद का एक मौसम विभाग के पास सैटेलाइट होगा, जिसकी सहायता से हम कितने रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। हम सेना पे जो तनाव बढ़ रहा है, सैन्य सैटेलाइट्स की मदद से उन पर नजर रख सकते हैं कि चाइना क्या कर रहा है बॉर्डर पे, कितनी समस्याएं हम एक स्पेस प्रोग्राम से दूर कर सकते हैं। नेहरू जी को लगा शायद बात में कुछ दम है, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मौका देता हूं आपको, कुछ करके दिखाइए, तो फिर आगे सोचेंगे इसके बारे में। और पहले प्रूफ करिए कि हाँ हमारे अंदर वो पावर है कि हम स्पेस में अमेरिका, रशिया जैसे देशों से लड़ाई कर सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। और आज हम ये कर रहे हैं। आपको पता है इंडिया में जो सैटेलाइट लॉन्च करने का कॉस्ट है वो बाकी सभी देशों की तुलना में बहुत कम है। रशिया तक अपना सैटेलाइट आज इंडिया को देता लॉन्च करने के लिए कि भाई हमारा तो खर्चा बहुत आ रहा है, एक काम करो तुम लॉन्च कर दो। हमारा सक्सेस रेट भी हमारा बहुत ज़्यादा है। हम सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में, हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स इतने अच्छे डिज़ाइन किए गए, बनाए गए हैं, कि हम बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं हम लोग। और इसके पीछे उस विजन, लोग कहते हैं ना कि बहुत लोगों का हाथ है, बहुत लोगों का हाथ है, लेकिन एक विजन जो होता है ना, ये करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको। देश का जो पहला रॉकेट था वो इस तरह से साइकिल पर रख करके ले जाया गया था। और आज तो हमारे पास इतना बजट हो गया है इसरो के पास कि हम ठीक ठाक तरीके से सैटेलाइट्स को पहुंचा देते हैं लॉन्च स्टेशन तक। बाकी तो आगे की बात तो अपनी जगह है। इससे पहले भी भारत स्पेस में जा चुका है। हालांकि पहला जो भारत ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था आर्यभट्ट, उसको उसने रशिया की हेल्प से लॉन्च करवाया था, पहला सैटेलाइट। लेकिन आज भारत खुद रशिया सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। इससे पहले हम जब सैटेलाइट, तो खैर हमारे अर्थ में ये ऑर्बिट करते हैं, लेकिन अर्थ से बाहर निकलना, जैसे कि मून तक पहुंचना, तो इसके पहले भी हम लोग मून पर एक बार पहुंच चुके हैं। लेकिन एक फर्क था कि चंद्रयान-1 जो हमने भेजा था, जो मून पर गया था, वो मून पर उतरा नहीं था। उसका काम केवल मून पर एक ऑर्बिटर को भेजना था। जैसे सैटेलाइट जो चंद्रमा हमारा चक्कर लगा रहा है ना, वैसे ही ऑर्बिटर जो है एक सैटेलाइट चंद्रमा का था, जो कि चंद्रमा का सैटेलाइट था, सैटेलाइट का सैटेलाइट था, ठीक है। उसका चक्कर लगा रहा था, वहां से उसकी इमेजेस ले रहा था और बहुत से सेंसर्स लगे हुए जिसके सहायता से वहां से डेटा भेज रहा था। चंद्रयान के अलावा हम लोगों ने मंगलयान भी भेजा। जितने बजट में मूवीज बनाते हैं ना हॉलीवुड वाले, उतने बजट में हम मंगलयान भेज देते हैं। आपको पता है, सबसे पहले हमने भेजा मंगलयान, ठीक। उतने बजट में, जितने बजट में मूवीज बनती हैं। अपने बॉलीवुड की अभी बनी थी ना, ये कौन सी बनी थी, ऐसी तैसी कर रखे हैं, आदि पुरुष, है ना, उतने बजट में ये पहुंच गया था मंगल ग्रह पे। उतने बजट पे हमारे चंद्रयान-3 पहुंच जाएगा, डेफिनेटली 100% सक्सेसफुली वहां पर जाकर लैंड करेगा।
उतने ही बजट जितने बजट मूवी बन रही है। ये हमारी स्पेस एजेंसी, ये इसरो का अचीवमेंट है। नासा वासा नहीं टिक रहे हैं इस मामले में, जो हम इतने सस्ते में, इतना बजट में इतना काम कर जा रहे हैं, आज तक सक्सेसफुली कर रहे हैं। फेलियर रेट बहुत कम है, ठीक है। और जब हम लोगों ने मंगलयान भेजा ना, तो ये कार्टून पब्लिश हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स में। देख रहे हैं कार्टून में क्या है? ये एलाइट स्पेस क्लब है। यहां पर वो सब मेंबर्स हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान जैसे लोग अंदर बैठे हुए हैं सूट बूट पहन के, और इंडिया के गरीब लोग आकर के दरवाजा खटखटा रहे हैं, भैया हमको भी स्पेस क्लब में आना है, हम भी स्पेस में आएंगे। ये कार्टून बना के लोगों ने मजाक उड़ाया था इंडिया का कि ये जाएंगे मंगलयान लेकर मंगल ग्रह पे, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ, वहां तक पहुंचा, अपना काम कर रहा। ये स्थिति थी, और आज स्थिति बदल गई। हालांकि इसके बाद उन्होंने माफी मांगी, लेकिन आज इसी न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स पढ़िए तो आपको अलग चीजें देखने को मिलती है। ये स्थिति नहीं रह गई है। अब चंद्रयान 1 में क्या था, हम लोगों ने एक ऑर्बिटर भेजा जो उसके चक्कर लगा रहा चंद्रमा का। चंद्रयान 2 जो हमारा मिशन था 2019 में शायद था, जिसमें हम लोग चंद्रमा पर अपना एक लैंडर भेज रहे थे जिसका नाम विक्रम लैंडर है। वो विक्रम साराभाई के नाम पर ही रखा गया है। और साथ में उसके एक रोवर था। रोवर मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं ना घुमक्कड़, रोवर का मतलब होता है, मतलब एक छोटा सा रोबोट है जिसमें सेंसर्स और कैमरे वगैरह, कौन कौन सेंसर भी बताऊंगा आपको, सेंसर्स और कैमरे वगैरह लगे हुए हैं जो कि मून की सतह को, उसके एटमॉस्फेयर को एनालिसिस करेगा। और साथ ही साथ एक ऑर्बिटर भी भेजा गया था, ये मैं बता रहा हूं चंद्रयान 2 की, ठीक है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के फेलियर के कारण ही भेजा जा रहा है। वो सक्सेसफुल होता है इसको ना भेजा जाता। मैं फेलियर का रीजन बताऊंगा आपको, साइंटिफिक रीजन बताऊं क्यों फेलियर हुआ, क्या क्या रीजन है, क्या क्या चीजें वहां पे आई होंगी, क्या क्या समस्याएं आई होंगी, उसी सुधार करके फिर इसको बना करके इसको चंद्रयान 3 को भेजा गया। तो चंद्रयान 2 जो भेजा गया था उसमें 3 चीजें थी, 3 मॉड्यूल्स थे। एक रोवर था जो कि चंद्रमा की सतह पर टहलेगा, घूम घूम के लैंडिंग साइड निरीक्षण करेगा। एक लैंडर था जो कि अपनी जगह पर रहेगा, कुछ सेंसर्स उसमें भी थे, ठीक है, वो भी निरीक्षण करेगा, वो अपनी जगह पर रहेगा, रोवर से कांटेक्ट करेगा। लैंडर क्या था, लैंडर एक समझ लो कि एक बॉक्स, सिंपल शब्दों में कहें, जिसके अंदर रोवर है, रोवर उससे निकलेगा और टहलेगा। रोवर लैंडर से कांटेक्ट करेगा कि भैया ये चीजें यहां पर हैं, अपना डेटा भेजेगा, और लैंडर पृथ्वी पर कम्युनिकेट करेगा इनके कम्युनिकेशन सेंटर से, है ना। कुल मिला के जो लैंडर है जो वहां पे लैंड करेगा, वो रोवर और पृथ्वी के बीच में कनेक्शन बना करके रखेगा, है ना। उसके लिए और जुगाड़ करके बताता हूं आपको मैं, ठीक है। और एक ऑर्बिटर था जो चंद्रमा के चारों ओर घूमेगा। तो ऑर्बिटर जो था वो चंद्रयान 2 का, वो तो सक्सेसफुल हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो चंद्रमा के पास जो ऑर्बिटर था वो तो घूम रहा है चंद्रमा के चारों ओर, लेकिन लैंडर जब इससे अलग होकर यहां लैंड करने गया तो वो क्रैश हो गया था। इसकी हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। अभी सॉफ्ट लैंडिंग होती क्या है ना, चंद्रयान 3 का पर्पस क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग करना। ये इसका बहुत बड़ा चैलेंज है चंद्रमा के सरफेस पे। अभी तक मात्र 3 देश, अमेरिका, रशिया और चाइना, केवल यही 3 देश चांद की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। चौथा इंडिया होने वाला है, लेकिन एक ट्विस्ट है जिसमें इंडिया पहले होने वाला है, बताता हूं मैं आपको। ये 3 देश हैं और इंडिया चौथा देश बनेगा जो चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अच्छा, चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करना थोड़ा मुश्किल है। मार्स पे, मंगल ग्रह पे आसान है, वहां सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, लेकिन चांद पे बहुत मुश्किल है। पता है क्यों? वहां वायुमंडल नहीं है। जिसे आप कभी ऊपर, मान लो जहाज से आप कूद जाओ और आपको जमीन पे इस तरह से उतरना हो कि आप कोई चोट ना लगे, सॉफ्ट लैंडिंग कर लो, क्या करोगे बताओ? तुमको अक्सर जहाज से कूद जाए और पृथ्वी पे चोट भी ना लगे तो सर पैराशूट यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग क्यों यूज कर पाते हैं? क्योंकि वायुमंडल आसपास है। जो वायु है वो पैराशूट का, जब पैराशूट भरती है तो विरोध करती है हमारी गति का, तो हमारी गति नीचे आते आते इतनी बढ़ती नहीं है बल्कि स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम आराम से सॉफ्ट लैंडिंग कर पाते हैं और हमें चोट नहीं लगती है। लेकिन चंद्रमा की समस्या ये है कि वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहां पैराशूट काम ही नहीं करेगा, पैराशूट ही टेक्नोलॉजी वहां काम नहीं करेगी। अब सोचो तुम्हारे पास पैराशूट ना हो और तुम प्लेन से कूद जाओ, तो सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तुमको, हो जाएगा ना मुश्किल?
और साथ में ये भी कह दे कि अब जमीन पे जो है तुम कुछ बिछा नहीं सकते, गद्दे वद्दे पानी वानी बालू व्यवस्था नहीं होगी कुछ, तुम्हें डायरेक्ट जमीन पे कूदना है। कैसे करोगे बताओ? सोचो 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 सोचो। डायरेक्ट चंद्रमा से कूद रहे हैं जमीन पे, जहाज से कूद रहे हैं जमीन पे, वायुमंडल नहीं है, पैराशूट यूज ही नहीं कर सकते। क्या करेंगे बताइए? क्या कर सकते हैं हम लोग? हमको आयरन मैन का सूट चाहिए होगा, नहीं? सूट पहनेंगे, उसके बाद ऐसे उसमें से निकलता है ना वो प्रोपल्शन। देखा आयरन मैन को कैसे जाके लैंड करता है जमीन पे, ऐसे उड़ते हुए आता है, प्यार से बैठ जाता है। वही टेक्नोलॉजी हमें लगानी पड़ेगी, या तो आयरन मैन टेक्नोलॉजी या तो वो पैराशूट नहीं यूज, फिर आयरन मैन टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। और आयरन मैन की टेक्नोलॉजी यूज करे यहां पृथ्वी पर बैठे बैठे उस प्रोपल्शन सिस्टम को इतना एग्जैक्ट कैलकुलेट करना, क्यों? प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम चांद पर हैं, सॉरी लैंडर चांद पर है, हम पृथ्वी पर हैं। कम्युनिकेशन डिले होता है बीच में, सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है तो। और जब तक हमको पता चला कि हमको कितनी एक्यूरेसी ले आनी है, कितनी स्पीड कम करनी है, तब तक मामला हो जाएगा गड़बड़। वो जब तक सिग्नल भेजेगा यहां से हम कंट्रोल करेंगे, तब तक वहां हो चुका वो मामला गड़बड़। तुरंत रिस्पॉन्स करना है ना। अगर आप अगर गिरने वाले हो तो तुरंत हाथ लगाओ ना रोकने के लिए अपने आप को। थोड़ा भी डिले हुआ तो आप गिर चुके होगे। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आती है चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में। जबकि मार्स पे वहां हम यूज कर सकते हैं, आराम से वायुमंडल है, पैराशूट यूज कर सकते हैं लैंडिंग के लिए, प्यार से लैंड हो जाएगा, कोई इशू नहीं आने वाला, समझे? तो इसलिए चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करना मुश्किल है, ये टारगेट है ना, चैलेंज है एक्चुअली। ठीक, तो इसलिए 3 ही देश इस पे अभी सफल हो पाए हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना। चौथे हम बनने वाले। लेकिन ये तीनों भी पता है तुम्हें, ये तीनों भी देखो, पृथ्वी के चारों ओर जब चंद्रमा चक्कर लगाता है ऐसे करके, तो चंद्रमा का केवल 61% भाग ही हमें विजिबल होता है। हमने आज तक चंद्रमा के 39% भाग को देखा ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं डार्क साइड, क्योंकि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा ऐसे घूम रहा है इस चारों ओर। तो जो इसके पीछे की सतह है ना चंद्रमा की, वो हम देख ही नहीं पाए, उसको हम बोलते हैं डार्क साइड। वो पृथ्वी की तरफ आती ही नहीं है। इसलिए वहां पर क्या है वो भी तो जानना है हमको। सामने वाले तो सब जान ही रहे, लोग बता ही रहे हैं। वहां पर क्या है वो भी जानना है हमको। और वहां पर लैंडिंग का प्रयास अभी तक किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हम पहले जो अटेम्प्ट किए फेल हुए चंद्रयान 2 में, वो अपनी जगह है। पहली बार कूदे, पैर टूट गया, लैंडर का टूट गया, क्रैश हो गया वो वहीं पे। इसी बार लैंडर बनाया गया इस बार, और मजबूत टांग बनाई गई उसकी, ताकि क्रैश ना होने पाए इजीली वो। तो हम डार्क साइड को एक्सप्लोर करेंगे और चंद्रमा के साउथ पोल पे हम पहुंचने वाले हैं। और ऐसा करने वाले ना हम फर्स्ट कंट्री हैं। हमारे अलावा आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है। तो एक्चुअल में इंडिया फर्स्ट कंट्री होने वाला है। अगर क्यों, अगर जरूरत क्या अगर लगाने की, हम ये करेंगे, ठीक है, लैंड करेंगे साउथ पोल पे, सक्सेसफुली लैंड करने वाले हैं। ठीक, और क्या करने वाले हैं, मून के सरफेस को ऑब्जर्व करने वाले, मैंने आपको बता ही दिया। तो सेकेंड वाले में भी जो दूसरा मिशन हुआ था चंद्रयान 2 जो कि फेल हुआ था, उसमें भी हम लोग पता है यहां से सब कुछ सही सही पहुंच गए। हम लोग चंद्रमा के ऑर्बिट पे एकदम सही सही पहुंच गए। लैंडर वहां से ऑर्बिट से निकल के चंद्रमा पे लैंड करने भी पहुंच गया। लेकिन बस कुछ किलोमीटर ऊपर ही एक सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया। सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं किया, जिसकी वजह से हम लैंडर की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्योंकि अच्छा तो धड़ से गिर जाएगा तो टूट ही जाएगा ना। स्पीड कंट्रोल, प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा। वो नहीं आयरन मैन था, क्या करना पड़ेगा, नीचे की ओर जब निकलेगा तो संवेग संरक्षण सिद्धांत से हम ऊपर की ओर पुश मिलेगा और हमारी स्पीड कम हो जाएगी। वो करना पड़ेगा ना वो सब, वो हम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो जाकर के क्रैश हो गया वहां पे। और दूसरी समस्या पता है क्या आती है, क्योंकि वहां पर पानी वानी तो है नहीं मून पे उतना, थोड़ा बहुत कुछ लक्षण मिले हैं हल्के फुल्के, तो सरफेस ड्राई है। तो जब प्रोपल्शन सिस्टम वहां वर्क करता है, नीचे तेजी से जब वो गैसेस को फेंकता है, तो धूल मिट्टी पूरी उड़ती उड़ती है और जाकर पूरे सेंसर्स वगैरह सब बैठ जाती है, पूरा धूल मय हो जाता है, ठीक से कैमरे में भी कुछ नहीं दिखता है। ये सारी चीजें पता है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। बड़ी समस्या वाली बात है ना सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान 3 के, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। ये वो रॉकेट है जिसका नाम है LVM-3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक, ये रॉकेट यूज किया जा रहा है हमारे चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचाने के लिए। इसके कुछ पार्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत मजेदार है, सुनिएगा, अच्छी यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। फिजिक्स
तो मेरा भी जो भी एम है मैं इसको फिजिक्स के नजरिए से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आसान भाषा में, ताकि जो फिजिक्स नहीं जानता उसको भी समझ में आए कैसे काम कर रहा है। आयरन मैन तो सब समझ गए होंगे, सब देखे होंगे, मेरे को पता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक रॉकेट है, इसमें क्या क्या चीजें पहले बता दो। यहाँ पर देखो ये जो दो साइड में लगे हुए हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर इसमें लगे। अब ये क्या चीज है सर? सॉलिड रॉकेट बूस्टर, दिवाली के पटाखे जलाए हो, उसमें एक रॉकेट आता है, उड़ाए हो कभी? खतरनाक होता है, बचपन में हम लोग उड़ाए, नहीं उड़ाते, बचपन में उड़ाए। तो रॉकेट में जैसी आग लगती क्या होता है? सट से भागता, कितना तेज भागता है, देखा उसको कितनी स्पीड में जाता है वो, लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। क्यों? सॉलिड फ्यूल होता है, बहुत हैवी होता है। चंद्रमा तक जाने के लिए सोचो केवल कितना, अभी तुमको पता शायद ये 60-70 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर के इसका काम खत्म, इसका फ्यूल खत्म हो जाता है। इसका काम, इसको इनिशियल थ्रस्ट देना इसका काम, जैसे हम गाड़ी उठाते पहले गियर पे उठाते हैं, नहीं एकदम वही कॉन्सेप्ट है। गाड़ी हमेशा पहले गियर पे उठाई जाती है, फिर दूसरा गियर तीसरा गियर लगा लिया जाता है। तो ये पहला गियर है, पता है, क्योंकि पहला गियर में क्या तो बहुत पावर होती है। एक बार गाड़ी मूव करना स्टार्ट कर दी, फिर तो बस गाड़ी को मूव ही कराना है ना, जड़त तो ठीक है। पहले तो रखा है रॉकेट, उसको पहले किस तरह हिलाना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और इतने ज्यादा पावर को फुलफिल करने के लिए हमें ऐसा फ्यूल चाहिए है जिसमें बहुत पावर हो। तो इनिशियल थ्रस्ट देने के लिए हम लोग रॉकेट वाले पटाखे जो होते हैं ना, उसमें जो सॉलिड फ्यूल यूज होते हैं, ठीक उसी तरह के सॉलिड फ्यूल यूज करके यहाँ दो बगल बगल दिवाली रॉकेट लगा देते हैं हम लोग। ये दोनों दिवाली वाले रॉकेट्स हैं, इसको लगा करके और यहां से हम लोग इसको उड़ाते हैं। ये दोनों इनिशियल में स्टार्ट होते हैं। पहले जब ये दोनों स्टार्ट होते हैं तो रॉकेट उड़ना शुरू करता है, ठीक है। आगे कहानी इसके बाद स्लाइड समझाता हूं मैं, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। फिर लिक्विड इंजन, ये बीच वाला लिक्विड इंजन होता है जो कि विकास इंजन है। ये विकास इंजन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय है। इसकी टेक्नोलॉजी जो थी हमारे देश में लाई थी, रशिया से लाए थे हम लोग इसकी टेक्नोलॉजी। अमेरिका ना बीच में बहुत परेशान कर रहा था कि ये इंडिया को मिलने ना पाए टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने सारे साम दाम दंड भेद लगा दी उसने कि मिलने ना पाए, लेकिन रशिया ने दिया ये टेक्नोलॉजी इंडिया को। और इसमें एक साइंटिस्ट थे हमारे के नंबी नारायणन, शायद आप लोगों को नाम सुना होगा, उनके ऊपर एक मूवी बनी थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, उनमें उनका बहुत बड़ा रोल था। और बाद में उनके खिलाफ इस तरह से फॉल्स केसेस, स्पाई केसेस लगा करके उनको जेल भेजा गया, जिसमें बहुत सी विदेशी शक्तियों का हाथ, ऐसा कहा जाता है, ताकि इंडिया स्पेस में बहुत आगे ना बढ़ पाए, हमसे कॉम्पीट ना कर पाए। इसलिए उसका फिर तरीका क्या हो सकता है, किसी तरह से इनकी टीम को तोड़ो, कौन काम कर रहा है। तो इन्होंने इनको फंसाया और ऐसे सबूत वगैरह मिल रहे थे कि इंडिया को मजबूरी में मानना पड़ा चीज़ों को, और उनको जेल हुई। बहुत दिनों बाद चीज़ें जब जैसे से केस चलता रहा, जैसे से इंक्वायरी होती रही, तो समझ में आया कि ये सारा फेक केस बनाया गया उनके खिलाफ। और अभी भी उनको एक पद्म पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जो कि बहुत गर्व की बात है हमारे। देखिए उनके बारे में फिर कभी शायद आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में, कोई वीडियो बना दूंगा मैं उनके बारे में भी। फिलहाल तो ये पहला तो ये सॉलिड वाला जलता है। इसके बाद सेकेंड स्टेज में ये टूट के अलग हो जाता है, उससे मतलब इनको अलग कर दिया जाता है निकाल करके, कैसे अभी दिखाऊं आप कैसे अलग किया जाता है। उसके बाद फिर ये वाला जो है ये मेन लिक्विड फ्यूल होता है, फिर ये इसको आगे अंतरिक्ष में लेकर के जाता है। फिर यहां से यहां तक नहीं बल्कि यहीं तक होता है, फिर ये यहां से टूटता है और आगे जाता है। मेन हमारा जो चंद्रमा पे जो उतरना है लैंडर, वो ये ऊपर वाले पार्ट पे रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है। ये इसलिए सबसे ऊपर रखा गया कि नीचे से जैसे जैसे काम होता जाए इन सबको हम तोड़ तोड़ के अलग करते जाएंगे। अभी दिखाता हूं मैं आपको, ताकि हल्का हो जाए। जब हल्का हो जाएगा तो कम फोर्स में भी आगे जाएगा। फिर आगे हमारी क्रायोजेनिक इंजन होता है यहां से यहां तक, और ये क्रायोजेनिक इंजन जो है C-25 क्रायोजेनिक स्टेज, ये आगे लेके जाता है। कैसे अभी दिखाता हूं मैं आपको। ऊपर कवच लगा दिया जाता है। इस कवच को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे वायुमंडल में जब ये रॉकेट आगे बढ़ेगा तो आगे से इतना फोर्स आएगा, इतना घर्षण आएगा हवा का, कि इतना गर्म होगा कि अगर इस कवच को ना लगाया जाए तो इसके सारे सेंसर्स उस हीट से ही खराब हो जाएंगे। अभी तो ये एक मोटी मोटा एक्सप्लेनेशन था, आइए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको लिखा हुआ है सारी स्टेजेस, कौन कब शुरू होता है। पहले 0.24 किलोमीटर जहां पे ये रखा हुआ है, और इस इनिशियल वेलोसिटी से
वो स्टार्ट किया जाता है। रॉकेट यहां से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद आप देखिए यहां पे L110 का इग्निशन होता है 108 किलोमीटर की 108 सेकंड के बाद और 44 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जब ये 44 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है, कितना 44 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ऊंचाई पर जब पहुंचता है ये रॉकेट, तब ये जो विकास इंजन है, जो लिक्विड इंजन है, ये लिक्विड एल मतलब ये लिक्विड इंजन है, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। जैसे हमारा गाड़ी चलती है ना लिक्विड फ्यूल से, वैसे भी लिक्विड से चलता है ये, ठीक है, ये लिक्विड फ्यूल से चलता है। इसको हम कब स्टार्ट करते हैं? 44 किलोमीटर ऊपर। 44 किलोमीटर तक कौन काम करता है? 44 किलोमीटर तक आपके ये दोनों जो बगल वाले इंजन है ना, ये काम करते हैं, जो कि सॉलिड फ्यूल, दिवाली के पटाखे वाले फ्यूल पे चलते हैं ये, ठीक है। यहां पर जाके इस इंजन को स्टार्ट करते हैं और जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं? S200 इसको हम सेपरेट कर देते हैं 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इस इंजन को यहां स्टार्ट करते हैं फुल्ली। जब इंजन स्टार्ट और काम करने लगा, कभी देखो अब मैं काम कर लूंगा, अब इंजन क्या बोलता है? आगे का काम मैं देख लूंगा, अब तुम दोनों जा सकते हो। तो ये दोनों क्या करते हैं? सेपरेट होकर के अभी मैं लास्ट में इसकी वीडियो दिखाऊंगा, इसरो की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, कैसे ये अलग होते हैं दोनों। ये यहाँ पे एक कैमरा लगाया गया है और उससे रिकॉर्ड किया गया है। ये वीडियो आप लोग नहीं देखी होगी नेट पे, बहुत मजा आई इसको देखने में। और ये वाला सेपरेशन का वीडियो भी पड़ा हुआ है, ये कैसे यहाँ पे अलग होता है। वो कैमरा यहीं पे लगा हुआ था और इसको सेपरेट होते हुए दिखाता है। बहुत बहुत खूबसूरत लगा देख करके उस वीडियो को, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं कितनी हाइट पे? 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के हम ये दोनों सॉलिड फ्यूल वाले इंजन को हम अलग कर देते, सब इंजन ही है। उसके बाद आगे L110 यानी जो विकास इंजन है वो बर्न कर रहा है और आगे इंजन को ये लेकर के जा रहा है, यहां आगे लेकर के जा रहा है। फिर जब हम लोग पहुंचते हैं 114 किलोमीटर ऊंचाई पर, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, आप जानते हो। उसके बाद वायुमंडल की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है और लगभग खत्म होती जाती है। तो जब हम वायुमंडल से बाहर निकल जाते हैं तब हमें इस कवच की कोई जरूरत नहीं होती है जो आगे इसको ढक के रखा हुआ है, क्योंकि कवच केवल हमारे वायुमंडल से सुरक्षा देने के लिए था बस, और बहुत हैवी मेटल का कवच होता है वो, इसीलिए उसको हटा दिया जाता है ताकि इंजन और हल्का हो जाए और मोमेंटम गेन कर सके और तेजी से आगे बढ़ सके। वायुमंडल के बाहर निकलने के बाद इसको हम सेपरेट कर देते हैं, PLF सेपरेशन स्टेज होती है। और इसको सेपरेट करने के बाद आप देखिए जब ये पहुंचता है 175 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल से पूरी तरह बाहर निकल चुका है, 175 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचता है तब इस इंजन के सेपरेट होने की बारी होती है। जो लिक्विड प्रोपल्शन इंजन होता है, यानी जो लिक्विड फ्यूल्स चलता है, इसको भी हम अलग कर देते हैं। देखो 3 तरह के इंजन इसमें होते हैं। पहला इंजन ये सॉलिड वाला, दूसरा लिक्विड वाला, तीसरा इंजन अभी भी रॉकेट के साथ लगा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पर दिखाया था सबसे ऊपर का पार्ट, ये होता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। क्या फ्यूल तो हाइड्रोजन ही होती है, लेकिन कंप्रेस करके बहुत ही लो टेम्परेचर पर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रखते हैं और बहुत हल्की होती है हाइड्रोजन। और जानते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होती है उससे बहुत ढेर सारी ऊष्मा एनर्जी बहुत निकलती है। तो इस एनर्जी का यूज करते हैं हम आगे इसको ले जाने के लिए। क्रायोजेनिक इंजन जो है वो भी इंडिया के पास अपना खुद का है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया की, सभी देशों के पास नहीं है क्रायोजेनिक। इसीलिए अपना सैटेलाइट भेजने तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो हमें स्पेस में आगे जाना होता है तो इसके लिए फिर क्रायोजेनिक इंजन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। जो हमें दूसरे ग्रह पे जाना है, हमें चंद्रमा पे जाना है, तो क्रायोजेनिक इंजन को यहां पर लगाया जाता है और आगे यहां पे क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होता है और वो आगे लेकर के जाता है इस पूरे चंद्रयान। तो क्रायोजेनिक इंजन C-25 ये देखिए आप स्टार्ट होता है 176, मतलब जब ये अलग हो जाता है, क्योंकि यहीं से इसको पहले स्टार्ट इसलिए नहीं किया गया, इसको पहले स्टार्ट कर दिया क्योंकि इसका नोजल अलग है, इन दोनों का नोजल अलग था, तो इन दोनों को लगे होने से इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद इनको सेपरेट किया गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका नोजल जो है इसके ठीक, सॉरी यहां पे बाय मिस्टेक, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका नोजल जो है इसके ठीक ऊपर था, तो ये थ्रस्ट जो फेंकेगा उसके अंदर ही फेंक देगा ना, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा सिस्टम। तो पहले इसको अलग किया गया, जब ये अलग हो गया तो उसके जस्ट बाद फिर इसको स्टार्ट किया गया और इसका थ्रस्ट पीछे निकलेगा तो ये आगे बढ़ेगा। यहां पर देखिए 174
किलोमीटर की ऊंचाई तक हम इस इंजन क्या कर देते हैं, सेट ऑफ कर देते हैं, और 169 तक किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के फिर इसको हम सेपरेट कर देते हैं। 169 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम इसको सेपरेट कर देते हैं। अब इसके बाद जो आगे बढ़ रहा है छोटा जो आपको मॉड्यूल दिखाई दे रहा है, ये मॉड्यूल कौन सा आपको पता है? ये मॉड्यूल आपका है, ये वाला मॉड्यूल है, इसको बोलते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल। क्रायोजेनिक इंजन से सेपरेट होने के बाद उसको इतना जब स्पीड मिल जाती है कि वो मून तक जा सके, ठीक है, तब ये प्रोपल्शन मॉड्यूल हम इसमें देखो, ये नीचे प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है, और ये जो ऊपर है ये आपका यहां तक ये लैंडर है, ये लैंडर है और नीचे प्रोपल्शन मॉड्यूल है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो क्या करता है, वो ले करके जाता है इस पूरे सिस्टम को चंद्रमा की ऑर्बिट। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे ये पृथ्वी से निकल करके चंद्रमा की कक्षा तक पहुंच गया। यहां छोड़ा था, कौन छोड़ा था यहां पे? इसने, यहां पे जो क्रायोजेनिक इंजन था C-25, उसने इसको छोड़ा, और उसके बाद ये पहुंच गया चंद्रमा, पृथ्वी से निकल करके पहुंच गया चंद्रमा की कक्षा पे। लेकिन निकलने से पहले ये अपने पृथ्वी की चक्कर लगाता है और धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाता जाता है, और उसके बाद फिर ये इसकी ओर चल देता है, चंद्रमा की ओर। अब चंद्रमा पर जाकर क्या करेगा, ये अपनी स्पीड पर चंद्रमा कक्षा में आएगा, फिर अपनी स्पीड धीरे धीरे स्लो करेगा। जैसे स्पीड स्लो करता जाएगा, इसकी ऑर्बिट छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और जब ये 100 किलोमीटर की ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा, 100 किलोमीटर तक, उसके बाद वहां से पहले स्पीड छोटी करते, स्पीड कम करके ये अपनी ऑर्बिट छोटा करते 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 100 किलोमीटर की रेडियस तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर ये घूम करके जाकर चंद्रमा पे लैंड करेगा। कितना आसान है ना, तुम भी भेज सकते हो अपना स्पेस में रॉकेट। अब ये मॉड्यूल वहां जाएगा, और वहां जाने के बाद चंद्रमा पे ये पूरा मॉड्यूल ये लैंड करेगा। और कैसी लैंडिंग करेगा? सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, प्यार से जाके आयरन मैन तरह उतरेगा, बैठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, और उसके बाद यहां से ये दरवाजा खुलेगा, और इस दरवाजे को खुलने के बाद बढ़िया ऐसे रैंप वॉक करते हुए, ये रोवर है, पहिए लगे हुए हैं, देखो ये इसको ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि उबड़ खाबड़ कैसी जमीन आराम चल सके, और ये सोलर पैनल लगाया गया है ताकि इस रोवर को इससे एनर्जी मिल सके, और साथ में इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि अगली साइड में सेंसर कौन कौन सा लगा हुआ है। यहां से ये रोवर उतरेगा, और उतरने के बाद ये चंद्रमा पे कैट वॉक करेगा, रोवर वॉक करेगा, तो चंद्रमा पर जाकर के ये घूमे टहलेगा, ठीक। लैंडर जहां उतरा है वहीं पे रहेगा और अपने आसपास की जमीन का एनालिसिस करेगा। रोवर घूम घूम के जगह जगह जाएगा और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको भेजेगा, और ये फिर पृथ्वी पर वो सारी इंफॉर्मेशंस को भेजेगा। और एक कमाल की बात ये है कि वो, ये देखो आप ध्यान से देखिए, अगर इस मॉड्यूल को देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस मॉड्यूल को ध्यान से देखिए, और इस मॉड्यूल ध्यान से देखिए, तो केवल ऊपर वाला पार्ट ही ये उतरा है चंद्रमा पे, केवल ऊपर वाला पार्ट। जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये एज अ ऑर्बिटर चंद्रमा का चक्कर लगाएगा, और ये क्या करेगा, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह वर्क करेगा। क्योंकि अगर किसी तरह से पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन ना हो पाया, तो ये क्या करेगा, ये लैंडर के साथ कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करना मतलब समझ रहे हो, बातचीत, सिग्नल ट्रांसफर करना, जैसे मैं तुमसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, सिग्नल ट्रांसफर करेगा। ये लैंडर इसको भेजेगा और ये पृथ्वी को भेज देगा। अगर किसी ऐसी पोजीशन में कम्युनिकेशन टूटता है लैंडर और पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी मतलब इसरो के बीच में, अपने साइंटिस्ट के बीच में, तो ये एक तरह का इनके बीच कम्युनिकेशन का ब्रिज बनाने का काम करेगा। अब इसमें कौन कौन से सेंसर्स लगे हुए हैं वो भी देख लीजिए आप। सबसे पहले एक रंभा LP सेंसर लगा हुआ है। ये क्या मेजर करेगा, ये मेजर करेगा आयंस, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है उसके सरफेस के नियर पे, मतलब मैंने कहा ना कि चंद्रमा के सरफेस के पास प्लाज्मा के रूप में, आयंस के रूप में छोटा सा एक एटमॉस्फेयर कह सकते हैं आप, वो है, और उसी की डेंसिटी को मेजर करने के लिए ये रंभा LP एक सेंसर है जिसको हम भेज रहे हैं। ये चार्ज की डेंसिटी को मेजर करने वाला है वहां। दूसरा, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक और सेंसर लगा हुआ है जो कि उसके टेम्परेचर वगैरह को मेजर करेगा और इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज की जांच करेगा। ये सारे लैंडर में लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं? ये तीनों लैंडर में लगे हुए हैं। ये क्या करेगा, सिस्मिक एक्टिविटी को ये मेजर करेगा कि जो भी उसके क्रस्ट में, उसके मेंटल में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी कि
जैसे कोई भूकंप वगैरह आ रहा है तो ये उसको मेजर करेगा। हमारे चंद्रमा भूकंप आते हैं भाई, ठीक, मतलब आते नहीं पता नहीं, कि वही मेजर करने भेजा गया है कोई भूकंप वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे अंदर ऐसा नहीं, अंदर इसके भी क्रस्ट वगैरह है, वहां से लावा वो निकले पृथ्वी की तरह, वहां भी सिस्टम हो, ठीक, तो ये वो भी मेजर करने का काम करेगा ये सिस्मिक एक्टिविटी, मतलब भूकंप वगैरह। उसके बाद रोवर जो घूम रहा है लेके, उसके पेलोड्स मतलब जो भी उस पर लादा गया है सेंसर के फॉर्म में, उसमें क्या क्या, उसमें एक APXX अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये क्या काम करेगा, ये वहां उसके केमिकल कंपोजिशन को देखेगा कि उसकी जो सॉइल है जो भी चंद्रमा की, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो कैसे बना हुआ है। दूसरा सेंसर LIBS है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये क्या करेगा, ये वहां मेटल्स को खोजेगा, क्या मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, ये सारे कोई मेटल वगैरह वहां पे अवेलेबल हैं क्या चंद्रमा की सतह। वहां भी हम पहुंचे तो अपने काम की चीज खोज रहे हैं, इसीलिए इतना पैसा खर्चा किए हैं। क्यों खर्चा किए हैं? फिर एक शेप है, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो मैंने कहा ना कि चंद्रमा का जो चक्कर लगा रहा है आधा निकल करके क्या करता है, आधा अलग हो जाता है चंद्रमा से, चंद्रमा से कह रहा हूं, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर दोनों से साथ में थे, तो केवल लैंडर जाके चंद्रमा पे कूदेगा, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो वहीं चक्कर लगाएगा। तो उसमें दो चीजें, एक कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगा और दूसरी उसमें एक सेंसर लगा हुआ है, शेप क्या है, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लैनेट अर्थ। तो ये क्या करेगा, ये स्पेक्ट्रोमेट्री करेगा हैबिटेट प्लैनेट यानी अर्थ की, और इसके बारे में जानकारियां जुटाए।